आज हम मराठी का तीसरा लेसन पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है शाल। इसके लेखक हैं राग जाधव। आगे देखते हैं। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही निमित्ताने गेले होतो। एक बार मैं पु ल देशपांडे इनके पास किसी काम से गया था। काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो। काम होने के बाद मैं निकलने की तयारी में था। तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवले व विचारले। तभी सुनीताबाईंनी मुझे रोका और पूछा, तुम्हाला साल दिली तर चालेल काय? आपको साल देंगे तो चलेगा क्या? मी एका पायावर हो म्हटले। मैंने जल्दी जल्दी में हाँ बोला। पु ल व सुनीताबाई यांनी मला साल द्यावी। पु ल व सुनीताबाई ने मुझे साल दिया। हा मला मोठा गौरव वाटला। यह मेरे लिए सम्मान की बात थी। ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सूटकेसमध्ये ठेवून दिले। इस साल को मैंने अपने घर में एक सूटकेस में रख दिया। वापरली मात्र कधीच नाही। मैंने इसका उपयोग कभी नहीं किया। पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष मी गेलो। इसके बाद मैं वाईला एक जगह का नाम है, वहाँ विश्वकोश के अध्यक्ष के रूप में मैं वहाँ पर गया। तिथे नदी काठ्याच्या प्राग्य शाळेच्या खोलीत मी राहत असे। वहाँ मैं एक नदी के किनारे एक पाठशाला में रहता था। खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळा प्रवाहावर होता। वहाँ पर मेरे घर के पास कृष्णा नदी का प्रवाह था। थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकीखालील घाट्याच्या छोट्या तटावर तिचे मूल व एका टोपटील ठेवून मासे पकड़ण्याचा उद्योग होती। ठंडी का दिन एक औरत अपने बच्चे को लेकर उस घाट पर बैठकर मछली पकड़ने का काम कर रही थी। तिचे बाल कड़कड़ाच्या ठंडी ने कुड़कुड़त रड़त होते। उसका बच्चा ठंडी से कांपते हुए रो रहा था। पण आई तिकडे बघत नव्हती, लेकिन उसकी माँ उसकी तरफ देख नहीं रही थी। मात्र मला राहवले नाही। मुझसे रहा नहीं गया। मी सूटकेसमधील पुलकित शाल काढली, 5-50 रुपयांच्या नोट काढल्या व त्या बाईला हात मारली। मैंने सूटकेस में से वह सम्मानित शाल निकाला और 5-50 की नोट निकाला और उस औरत को आवाज़ लगाई। खिडकीतून ते सर्व खाली दिले। खिड़की से मैंने सब उसको दिया आणि म्हटले और बोला, त्या बाळाला आधी शाळीत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बैस। पहले इस बच्चे को साल में लपेट और फिर मछली पकड़ते बैठ। या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती। इस घटने का जो उत्साह था, जो गर्मी थी, उस सम्मानित साल से कहीं अधिक थी। कविवर नारायण सुर्वे खूब सभा सम्मेलने गाजवत। कवि नारायण सुर्वे उस समय खूब सभा का सम्मेलन कर रहे थे। पुणे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष ही झाले। इसके बाद वो साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी हुए। परिणामतः त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे, जिसके फलस्वरूप उनका कार्यक्रम जो रात दिन चलते रहता था। प्रत्येक कार्यक्रमात सम्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत राहिले। हर कार्यक्रम में उनको सम्मान के रूप में शाल और नारियल मिलता रहा। एकदा ते मला म्हणाले, एक बार उन्होंने मुझसे कहा, या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे। इस साल को ले लेकर मैं शालीन बनने लगा हूँ। त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोज माझ्यात नव्हे तर कोणत्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती। उनके इस बोलने का जो व्यंग था, वह मेरे ही नहीं किसी के भी समझ में आसानी से आ रहा था। शाल व शालीनता यांना संबंध काय? शाल और शालीनता का क्या संबंध है? खरे तर खरीखुरी शालीनता शाली विनाच सोपते। सही में सच्ची सच्ची जो शालीनता मतलब सभ्यता या सज्जनता होती है। सही में खरीखुरी शालीनता जो होती है, वह बिना साल के ही अच्छी लगती है। सुर्वे मुळातच शालीन। सुर्वे जो थे वह बचपन से ही सज्जन स्वभाव के थे। शालींच्या वर्षाव-खाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही। साल के बरसा में उनकी जो सज्जनता थी कभी कम नहीं थी, कधी छीड़ ही झाली नहीं और कभी कमजोर भी नहीं पड़ी। मी कविवर्यांना म्हटले, शाळी मुले शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईन। मैंने कहा, अगर साल से शालीनता आती है तो मैं कर्जदार होने के लिए तैयार हूँ, भिकेला लागेन, गरीब भी बनने के लिए तैयार हूँ, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक साल लगेच नेऊन देईन। मैं सबको दे देता हूँ।
यावर तो शालीन कभी मनापासून हंसला। इस पर वह जो सज्जन कवि थे अपने मन में हंसने लगे। शालीमुळे शालीनता येते की जाते? साल से शालीनता आती है या जाती? या प्रश्नाचे उत्तर माझे उत्तर जाते असेच आहे। इस प्रश्न का मेरा जो उत्तर है वह है जाता है। सम्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा आहे। सम्मान करने के रूप में हमें एक सभ्य समाज खोने का डर है। मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बनविरोध अध्यक्ष झालो। मैं 2004 में मराठी साहित्य के सम्मेलन का बिना किसी अडचण के अध्यक्ष बन गया। तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालींचा वर्षाव झाला। इसके बाद मेरे ऊपर 2-3 सालों की बरसात हुई। एवढ्या शाली जमत गेल्या, इतनी साल जमा हो गई कि माझ्या 8 वया शयाच्या खोलीत त्यांच्या ठेवणे शक्य नव्हते कि मेरी 8x6 की जो घर था उसमें रखने की जगह नहीं थी। मग मी सगळ्या शालींचे गंठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले। इसलिए मैंने सभी साल को गठरी बनाकर अपने नज़दीकी मित्र के पास रखने के लिए दिया। वह त्याला शाली वापरण्याचे वगैरह त्याला सर्वाधिकार दिले और मैंने उसको साल को पूरी तरह से उपयोग करने का पूरा अधिकार दिया। बिचारा अति प्रामाणिक त्याच्याही छोट्या खोलती त्याने संभाले। उसने बहुत ही अच्छे से उन सभी को अपने छोटी से रूम में संभाल के रखा। हळूहळू मी सगळ्या साली बांटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना। धीरे धीरे मैंने सभी साल को गरीब मजदूरों में बांट दिया। याच सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे। मैं शनिवार पेठ ये एक जगह का नाम है। वहाँ ओंकारेश्वर मंदिर के पुल पर मैं रोज़ शाम को जाता था। तेथिल कट्ट्यावर बसणे मला आवडले। वहाँ पर चबूतरे पर बैठना मुझे अच्छा लगता था। एक दिन काय घडले, एक दिन क्या हुआ कि कड़क थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा, एकदम कड़ी ठंडी में एक बूढ़ा व्यक्ति, अशक्त भिक्षेकरी, कमजोर और भिखारी, कट्ट्याला लागून चिरगुटे टाकून व बांगरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले। वहाँ मैंने एक वृद्ध को, एक बूढ़े आदमी को एकदम फटे हुए पुराने कपड़े पहने हुए और ठंडी से कांपते हुए देखा। दूसरा दिवशी मी 2 साली घेऊन ओंकारेश्वर कट्ट्यावर आलो। दूसरे दिन मैं 2 साल लेकर ओंकारेश्वर मंदिर के पास गया। तो म्हातारा होताच, वह वृद्ध व्यक्ति वहाँ पर था। त्याला दोन्ही शाली दिलं। मैंने उसको दोनों शाल दे दिया। त्याने थरथरात्या हाथाने मला नमस्कार किया। उसने कांपते हुए हाथों से मुझे नमस्कार किया। पुढे 4-5 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वराला जाण्याचे उसंत लाभले नाही। इसके बाद 3-4 दिन तक मुझे वहाँ पर मंदिर के यहाँ जाने का समय नहीं मिला। त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे जे करत राहिले। इसके बाद मैं जो जैसा करता था वैसा ही कर रहा था। मैं एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली। इसके बाद मुझे एकदम अचानक वृद्ध की याद आई। तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच, वह वहाँ पर नहीं था। तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलावरून चालू लागलो। इसके बाद मैं पुल का चक्कर लगाने के लिए उठा और चलने लगा। पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला। पुल के पास मुझे वह भिखारी दिखा। मी लगबगीच त्यांच्याकडे गेलो। मैं जल्दी उसके पास गया। पाहतो काय, मैं क्या देखता हूँ, तीच चिरकुटे अंगाखाली व अंगावर तेज कुरकुरे, तेज दीनपणे जीर्ण। मैं क्या देखता हूँ, वह फिर वही फटे पुराने कपड़ों में और फिर वैसे ही ठंडी से कांपते हुए मुझे दिखा। मी म्हटले, बाबा तुम्ही मला ओळखले? बाबा, मैंने कहा क्या बाबा आपने मुझे पहचाना? त्याने नकारार्थी मान हलवली। उसने ना के शब्द में अपना सर हिलाया। मग मीच म्हटले। इसके बाद मैं बोला, बाबा 5-6 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होता, आठवते? मैंने बोला, बाबा 4-5 दिन पहले मैंने आपको 2 साल दिया था, आपको याद आया? यावर म्हातारा खुल्ला व पुन्हा हाथ जोड़ून म्हणाला। इसके बाद वह बूढ़ा जो था वह खुश हुआ और हाथ जोड़कर बोला, हे भल्या माणस, तू लय मोठा, हे भले माणूस, तुम बहुत महान हो। मैं आजनी साली दिलं, मुझे साल दिया, पण बाबा, लेकिन बाबा या भिखारियाला शाली कसा शोभती? इस भिखारी को शाल कैसे शोभा देगी?
ता शोभेपेक्षा पोटाची आग लय वाईट। उसके उसके अपेक्षा में जो पेट की आग है वह बहुत बुरी है। मी शाली इकल्या व 2-3 दिवस पोट भर जेवण घेतलं बाबा। मैंने उस साल को बेच दिया और 2-3 दिन पेट भरकर खाना खाया। आमचं हे असल बिकट जीणं, हमारी यही असलियत है। तुझी लय उपकार आहेत बाबा, तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार है बाबा। सालीची शोभा आणि उब, पोटाची आणि अन्नाची उब। साल की शोभा और उसकी गर्मी, और पेट की आग और अन्न की गर्मी। भूखेल्यास अन्न द्यावे, तहानलेस पाणी द्यावे। भूखे को अन्न देना, प्यासे को पानी देना, आणि हेही जमले नाही और यह भी नहीं जमा तर अभंग्यांना सम्मानाच्या शाली तरी द्याव्या, और यह भी नहीं जमा तो सम्मान के रूप में शाल दे।